हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी एग्ज़ाम फाइटर। तो जिसका भी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आप लोगों का 25 नंबर का पूरा पेपर होने वाला है, जिसमें से अगर आप लोग 22 से अधिक सही करते हो तो आप लोग ये मान के चलिए आप लोगों की तैयारी ठीक ठाक चल रही है। ठीक है, अच्छी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। तो आप लोग इसको महा प्रैक्टिस सेट भी बोल सकते हो। आपका टारगेट रहना चाहिए 25 आउट ऑफ 25, और फिर जितने भी आप लोग करते हो क्वेश्चन सही, वो आप लोगों को बाद में बताना है कि आज आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपके सामने आ चुका है आज का पहला क्वेश्चन, और इसमें बोल रहे हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में छपाक CHAPAK को इस प्रकार से कूटित किया जा रहा है। उसी कूट भाषा में इसका कोड पूछा जा रहा है हमसे कि इसका कोड क्या हुआ। तो सारे लोग इसका आंसर लगाने की कोशिश करेंगे कि कितने लोग इसका सही आंसर निकाल पा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये हमारे सामने लिखा है और इसको इन्होंने इस प्रकार से कोटित किया है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे लिखा क्या है। इन्होंने ये लिखा है CHHAPA और K। ठीक है, उसके बाद देखा आपने C आता है 3 पे, H 8 पे आता है, फिर से H 8 पे आता है, A आता है 1 पे, और P आता है 16 पे, A आता है 1 पे, और K 11 पे। ठीक है, उसी प्रकार से इन्होंने इसको क्या कोटित किया है, इन्होंने इसको लिखा है D J K और E, फिर उसके बाद U, फिर G और R। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने ये लिखा है। अब देखिए D जो है ना वो अपना 4 पे आता है, और J अपना आता है 10 पे, K 11 पे आता है, और E 5 पे आता है, U 21 पे आता है, G आता है 7 पे, और R 18 पे आता है। ठीक है, अब आपने इतना लिख लिया। तो अब आपको क्या करना है, तो आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको तो बस जब आप लोग इसको क्वेश्चन को देखोगे ही तो आपको एक नज़र में दिखना चाहिए कि इसमें क्या किया जा रहा है। देखिए, जो अपनी पहली स्टेप थी यहाँ से 3 हुआ है और यहाँ पे 4 हो गया है, मतलब पहली स्टेप में इन्होंने पहली स्टेप में क्या जोड़ा है, 1 जोड़ा है। उसके बाद दूसरी स्टेप में गए और दूसरी स्टेप में देखा 8 से हुआ है 10, यानी कि 2 जोड़ा गया है। उसके बाद तीसरी स्टेप में गए 8 से 11 हो गया है, यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है। अब देखिए यहाँ पे चौथी स्टेप में गए और इसमें 1 से 5 हो गया है, कितना जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है। अगली स्टेप में जाएंगे तो उसी प्रकार से अगली स्टेप में 5 जोड़ा जा रहा है, फिर अगली स्टेप में 6 जोड़ा जा रहा है, और अगली स्टेप में 7 जोड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार से इन्होंने इसमें क्या लॉजिक लगाया है, लॉजिक आप सभी लोग समझ गए होंगे कि पहली स्टेप में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पाँचवें में ऐसे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का निकालना है। अब देखिए इस चीज़ का कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। तो सबसे पहले MALANGA। तो आपको अब देखना है यहाँ पे सबसे पहले इसमें 1 जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6 और इसमें 7। ठीक है, अब देखिए जो आपने देखा है यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार ऑप्शंस को भी देखना है। इसमें कैसे ऑप्शंस को देखेंगे, जैसे आपने देखा यहाँ पे 13 पे आता है M, और M में अगर 1 जोड़ दिया जाएगा तो N हो जाएगा। तो अपनी स्टार्टिंग होनी चाहिए N से। तो हमारी यहाँ पे किस्मत थी खराब और N से सभी लगभग सभी ऑप्शन हो रहे हैं स्टार्ट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है पीछे से। तो आपने जैसे देखा पीछे से यहाँ पे 1 पे आता है 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 8, और 8 पे क्या आता है, H आता है। अब जो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग N से होगी हमारा जो कोड होगा, और उसका एंड किससे होगा, H से होगा एंड। तो एंड पे हमने देखा यहाँ पे H किस ऑप्शन में है, तो देखिए केवल इसी ऑप्शन में दिख रहा है। तो इसी प्रकार से आपके सारे ऑप्शन चले जाएंगे, केवल एक ऑप्शन यहाँ पे बचा रह जाएगा जो कि हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको एग्जाम में भी ऐसे ही ऑप्शंस को देखना है। बहुत बार एग्जाम में इसी प्रकार से ऑप्शन मिलते हैं, आपको लगभग सभी ऑप्शन दूर दूर मिलेंगे, केवल एक ही ऑप्शन रहेगा। तो सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिएगा, और जो ऑप्शन आपका बचा रह जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको इसका लॉजिक बता दिया है। इसमें अगर आप लोग जोड़ के इसको कर लोगे तो आपका राइट आंसर निकलेगा यही वाला। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न को। इसमें बोल रहे हैं कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न का चयन कीजिए। तो आपको इसमें बताना है सबसे अलग कौन सा है, सबसे अलग के बारे में बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो इसको देखते ही इसका राइट आंसर लगा देंगे, मतलब ये क्वेश्चन देखते ही बनने वाला है। आपको कैसे बनेगा, तो उसमें एक आपको एक ट्रिक याद होनी चाहिए, मतलब
मतलब आपको इसमें क्या याद होना चाहिए वो बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमने जैसे देखा पहला वाला, तो इसमें लिखा है GCXD। अब आपको यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है कि इसमें इन्होंने किया क्या है या फिर नहीं किया है, लेकिन आप लोग तो ये देखो कि C और X क्या होता है। C और X होते हैं एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। C और X होते हैं एक दूसरे के अपोजिट। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया है, पहले में इनको आप अभी इनको छोड़ दो, G और D को अभी आप छोड़ दो। तो पहले में हमने जैसे देखा इसमें कि C और X क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसी प्रकार से हमने ऑप्शन 4 वाला देखा, तो इसमें G और T लिखा हुआ है बीच में, और आप सभी लोग जानते हैं कि G और T क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसी प्रकार से ऑप्शन 3 वाला देखा यहाँ पे, तो 3 वाले में क्या है, J और Q है। तो J और Q जो है ना, वो भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, आपको पता चल गया। अब देखा यहाँ पे कि TPLR, तो T और P और L और R, तो आपने देखा यहाँ पे कि TPLR, तो P का अपोजिट क्या होता है या फिर L का अपोजिट क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, जो P का अपोजिट होता है वो होता है, क्या कहते हैं, K कहते हैं P के अपोजिट को। उसके बाद L का अपोजिट होता है O। तो मतलब इन्होंने यहाँ पे अपोजिट को नहीं लिखा है, मतलब क्या किया है इन्होंने, बाकी सारे ऑप्शंस में हम बीच में दो जो लेटर ले रहे थे, अपोजिट लेटर ले रहे थे, लेकिन इसमें इन्होंने किया ही नहीं है ये चीज़, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने अपोजिट लेटर लिए नहीं है। तो मतलब हमारा भिन्न कौन सा हो जाएगा, भिन्न हमें चूज़ करना था, तो ऑप्शन जो अपना ये वाला है TPLR, ऑप्शन सेकंड वाला B वाला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारे लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग इसके अपोजिट्स को कैसे याद कर सकते हो। तो कुछ मैं आपको बता देता हूं, जैसे अपने आपको ये तो याद ही होगा A to Z, आप लोग स्पेलिंग पढ़ते हो A to Z ऐसे करके आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है B बाई, तो B और बाई कैसे अपोजिट होते हैं, तो आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हो, B ओ बाई, बॉय। बॉय को कैसे करोगे, B का अपोजिट हो जाएगा बाई, ठीक है। उसके बाद C का अपोजिट क्या है, C का अपोजिट होता है X। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हो, तो इसको ऐसे याद कर लो, 6 आप लोग लिख सकते हो 6। वैसे तो SIX होता है, लेकिन CIX आप लोग याद करने के लिए लिख सकते हो। उसी प्रकार से D का अपोजिट क्या होता है, D का अपोजिट होता है W। अब इसको कैसे याद कर सकते हो, यहाँ से आप लोग कर सकते हो दूध वाला, D से हो जाएगा दूध और W से हो जाएगा वाला। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे आपको कुछ बता दिए हैं, आप लोगों को अगले वीडियोस में भी आपको ऐसे ही बताता रहूँगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न को, इसमें आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, और इसमें आपको बताना है ऑप्शंस में से कि आपकी जो कौन सी संख्या है जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली है। तो इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी प्रश्न आएगा, तब आप लोग क्या करोगे, तो आपको इसमें सीधे सीधे देखते ही समझ में आना चाहिए कि इसमें लॉजिक क्या लगाया गया है। कई वाले मतलब इस प्रकार के कई सवाल होते हैं, उसमें डिफरेंस निकाल करके हमें निकालना पड़ता है। लेकिन आपने जैसे इसमें देखा, तो हमारे पास पहले तो लिखा है 60, फिर उसके बाद क्या लिखा है 120, फिर उसके बाद लिखा है 125, फिर लिखा है 250, फिर लिखा है 255। उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है और आगे दिया गया है 515। अब जैसे आपने देखा यहाँ पे 60 से हुआ है 120, यानी कि 60 से हुआ है 120, 2 का किया है मल्टीप्लाई। इसमें 60 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120। उसके बाद दूसरी स्टेप से तीसरी स्टेप में गए, तो यहाँ पे कितना जोड़ दिया है, 5 जोड़ दिया है, क्योंकि 120 से क्या हो गया है 125 हो गया है। उसके बाद देखिए 125 का फिर से क्या कर दिया है इन्होंने, 125 का फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद देख सकते हो आप लोग यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 125 इंटू 2 कराएंगे तो हो जाएगा 250, और 250 में 250 में 5 जोड़ा जाएगा, कितना हो जाएगा 250 में 5 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 255। तो इस प्रकार से पहले 2 का गुणा कर रहे हैं, फिर 5 जोड़ रहे हैं, फिर से 2 का गुणा कर रहे हैं और फिर 5 जोड़ रहे हैं। तो अगली स्टेप में यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क आएगा उसके स्थान पे क्या आएगा, इसका 2 का गुणा हो जाएगा। मतलब जो अपना 255 है, इसका अगर 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो 255 का गुणा करके चेक कर सकते हो आप लोग। तो 255 इंटू 2, तो 55 दूनी होता है 110 और 200 दूनी होता है 400। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा 510। अब 510 ऑप्शन में दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे, केवल ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 510 ऑप्शन में है तो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 510 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 510। अब इसमें अगली स्टेप लेकर आने के लिए 5 जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा 515। तो इस प्रकार से यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, 510 हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, इसमें बोल रहे हैं कि यदि P क्या कर रहा है, P डिवाइड को दर्शाता है। मतलब P क्या है, जहाँ पे यहाँ पर भी आपको P दिखे,
वो किसको दर्शा रहा है, डिवाइड को दर्शा रहा है। और जो क्यू है वो किसको दर्शा रहा है, क्यू दर्शा रहा है गुणा को, आर दर्शा रहा है प्लस को, और एस दर्शा रहा है माइनस को। तो इस प्रकार से इस इक्वेशन का मान आपको निकालना है। तो आंसर कैसे निकालेंगे, आपको बोर्ड मास नियम सभी लोगों को आना चाहिए इसके लिए सबसे पहले तो, और उसके बाद आप लोग यहाँ पे इसके मान रख सकते हो। देखिए सबसे पहले 18 लिखा हुआ है, Q का मान क्या है, Q का मान है गुणा, और 12 लिखा हुआ है, 12 के बाद P है, P का मतलब क्या है, डिवाइड बाई 4। यहाँ पे R का मतलब क्या है, R का मतलब है यहाँ पे प्लस और 5 जोड़ दिया जाएगा, और S का मतलब क्या है, माइनस है, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब ये चीज़ आपके सामने निकल के आई, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करोगे, इसको बोर्ड मास नियम से सॉल्व करोगे। और बोर्ड मास नियम में सबसे पहले क्या होता है, तो बोर्ड मास नियम में सबसे पहले होता है डिवाइड, फिर उसके बाद होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे जब, इसका मान क्या आ जाएगा, 4 तिये 12, तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 18 इंटू 3 हो जाएगा। उसके बाद 5 जोड़ दिया जाएगा, उसमें से 6 घटा दिया जाएगा। तो 18 दूनी होता, 18 तिये होता है, 18 दूनी 36, 18 तिये होता है 54, और 54 और 5 कितना हो जाएगा, 54 और 5 हो जाएगा 59, और 59 में से 6 जाएगा तो डायरेक्ट हम निकालेंगे तो कितना बचेगा, 53 बचने वाला है। तो 53 कौन से ऑप्शन में है यहाँ पे, तो 53 जो है ना वो ऑप्शन नंबर सी में है। तो राइट आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको एक पेज दिया गया है, ब्लैंक पेज, उसमें इन्होंने क्या किया है, उसको इन्होंने पहले मोड़ा है, इस तरीके से इन्होंने इस तरीके से मोड़ दिया है, फिर उसके बाद उसको फिर से मोड़ दिया है, मतलब जो आधा पेज था उसको भी फिर से आधा कर दिया है, और फिर से उसमें क्या किया है, मतलब फिर से उन्होंने इसमें कट लगा दिए हैं, इन्होंने इसमें कट लगा दिए। अब हम जब इस पेज को खोलेंगे तो हमारे सामने कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो आपको क्या करना है बेसिकली इसमें, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक मिरर जैसा, मिरर टाइप का तो आप लोग लगा ही सकते हो, जैसे मिरर इमेज आप लोगों ने निकाली होगी, तो आप लोग जैसे मिरर टाइप का यहाँ पे बीच में लगा दोगे तो इसी प्रकार से एक आकृति यहाँ पर भी बन जाएगी। मतलब एक अपना वर्ग यहाँ पे बनेगा, दो अपने सर्किल यहाँ पे बनेंगे, और त्रिभुज अपना एक इधर बनेगा। मतलब त्रिभुज की दिशा किस तरफ होगी, ऊपर के साइड, इसमें त्रिभुज की दिशा किस तरफ है, नीचे के साइड, तो ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 बन गए हैं, तो यहाँ पर 2 बने हैं, मतलब यहाँ पे 2 अपने वर्ग हो गए हैं, और 4 अपने हो गए हैं, क्या हो गए हैं, 4 अपने हो गए हैं सर्किल यानी कि वृत्त। तो इस प्रकार से आधी आकृति आपके सामने इस प्रकार से बन चुकी है। अब आधी आकृति में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर देख सकते हो। तो आधी आकृति में जैसे हमने देखा यहाँ पे ऊपर इन्होंने कर दिए, जबकि हमारे कहाँ है, बिल्कुल पास पास में है, बीच में ही सर्कल है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। उसके बाद हमने देखा ये वाला ऑप्शन, तो थर्ड वाले ऑप्शन में इन्होंने किया क्या है, इन्होंने केवल एक ही स्क्वायर लगाया, मतलब अगर एक और स्क्वायर लगा देते तो यहाँ पे हमारा ये हो जाता, लेकिन इन्होंने लगाया ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन बचा रह गया हमारे सामने, केवल ऑप्शन नंबर बी बचा रह गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने जब ऐसा प्रश्न आए तब आपको क्या करना है, तो आपको देखने हैं सारे ऑप्शंस, और आपको ये चेक करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। आपको ये चेक नहीं करना है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, आपको ये चेक करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो नहीं सकता है, मतलब कौन सा राइट आंसर नहीं हो सकता है। आप लोग जैसे उसको हटा दोगे तो आप लोगों का राइट आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न को। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि 4 अंक दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक भिन्न है, तो उस संख्या का चयन कीजिए जो भिन्न है। यहाँ पर आपको बताना क्या है, जो सबसे अलग है उसके बारे में बताना है। तो आपको जैसे ऑप्शंस को देखते ही यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है, जैसे आप लोगों ने क्यूब याद किए हैं, तो आपको बहुत से लोगों को याद नहीं होते हैं, 10-11 तक ही रहते हैं लगभग सभी को, ठीक है। तो आपको याद करने हैं 30 तक, क्यूब याद करने हैं आपको 30 तक यानी कि घन। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा कि 1331, तो 1331 देखा आपने, ये किसका क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है, कितना, 1331, ठीक है। तो 1331 तो 11 का क्यूब हो गया। तो आपको ये देख के यहाँ पे ऐसा लगेगा कि ये सारे कुछ मतलब हो नहीं सकते हैं, या फिर अगर आपको याद नहीं है क्यूब तो आपने देखा इनको और ऐसे देख के ही आप लोगों ने क्या लगा दिया आंसर, जो अपना 1331 है वो लगा दिया। किस वजह से लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि ये है 11 का क्यूब और लगभग सभी लोगों को याद रहता है, तो आपने ये लगा दिया हो और आपका क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये तो इसमें 11 का क्यूब है ही, लेकिन उसके बाद यहाँ पे ये अपना जो है ना 11 का क्यूब है,
उसके बाद अगला जो ऑप्शन जैसे आपको समझ में आए कि हमारा जो और भी क्यूब हैं या फिर नहीं है यहाँ पे, तो आपने देखा 4913। तो जैसे आप लोग 4913 देखोगे तो ये कितने का क्यूब होता है, 17 का क्यूब होता है। कितने का होता है, 17 का क्यूब होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया इसको, 17 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4913। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे 2197, तो 2197 किसका क्यूब होता है, ये होता है 13 का क्यूब। तो जिन लोगों को इसमें क्यूब याद होंगे तो वो लोग इसका फ़ायदा उठा ले जाएंगे, और जिन लोगों को याद नहीं होंगे तो वो 1331 देखकर ही अपना राइट आंसर वही लगा जाएगा 1331, जबकि उसका गलत आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 13 का क्यूब होता है 2197। उसी प्रकार से यहाँ पे जो अपना 17 का क्यूब होता है वो होता है 4913। उसके बाद जो अपना 11 का क्यूब होता है वो होता है 1331। तो यहाँ पे ये तीनों एक जैसे हैं, लेकिन आपने देखा यहाँ पे 2379, तो 2379 किसी का भी क्यूब नहीं होता है। मतलब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे थे, उस भिन्न संख्या को चुनिए, तो यहाँ पे भिन्न कौन सी हो जाएगी, ये वाला हो जाएगा। मतलब क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, ऑप्शन जो डी है उसमें जितने भी मतलब अपनी जितने भी ऑप्शन है उसमें सभी में क्यूब लिए गए हैं, लेकिन जो ऑप्शन डी है उसमें कोई भी क्यूब नहीं है। तो इस वजह से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न को। इसमें आपसे कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अब देखिएगा आप लोगों ने यहाँ पर देखा है इनको, और आपको इसमें समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे किया गया है। तो जैसे आपने देखा कि ये है 31, और आप लोगों ने जैसे देखा 31 है, तो आप लोग क्या करोगे, 8 से करोगे, 8 × 4 और -1, 8 चौके 32 और -1 करिए आपने, 8 चौके 32 -1 क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, तो 31 आप लोगों ने यहाँ से इसका लॉजिक निकाल लिया। अब वही लॉजिक हमें यहाँ पर भी फॉलो कराना पड़ेगा। तो आपने ऑप्शंस को देखा, आप यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे तो आप लोग किसी भी ऑप्शन में अगर 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 92 से तो बहुत बड़ी संख्या आने वाली है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा ये तो हो नहीं सकता लॉजिक। अब इसमें इन्होंने लॉजिक क्या लगाया है वो लॉजिक तो देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले इन्होंने लिया है पहली संख्या को, यानी कि 31। 31 में क्या किया है इन्होंने, पहले क्या किया है, पहले में इन्होंने क्या किया है, 3 और 1 को जोड़ दिया है। उसके बाद क्या किया है इन्होंने, 3 और 1 को आपस में घटा दिया है। तो इस प्रकार से इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचने वाला है। अब जो 8 आया है वो इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे करेंगे। तो देखिए 9 और 2 लिखा है, पहले ही हम इसको क्या करेंगे, 9 और 2 को जोड़ेंगे, तो 9 और 2 को जोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 9 में से 2 को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो 11 × 7 निकल के आया, और 11 × 7 कितना होता है, 11 7 77। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर अपना बी वाला है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए यहाँ पे जीएस के भी वीडियोस आ रहे हैं और कंप्यूटर के लिए भी वीडियोस लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए इस प्रश्न को, इसमें बोल रहे हैं कि निम्नलिखित दी गई आकृति में कितने आयत हैं। तो आप सभी लोग पहले इसका राइट आंसर निकाल लीजिए, फिर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ आयत के ऊपर, आप लोग एकदम मात्र सेकेंड्स में इसका आंसर निकाल दोगे कि इसमें कितने आयत हैं। तो देखिए सभी लोगों ने लगभग कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ कि इसमें क्या ट्रिक लगानी है। तो सबसे पहले तो आप लोग जब इसको देखोगे तो आपको इसमें बहुत सारे आयत मिलने वाले हैं, और आप लोग इसको मुँह जुबानी मतलब आंखों से देख नहीं सकते हो, और आपको बहुत टाइम भी लग जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक तो पता होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आप लोग जैसे ही यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आयत तो यही होगा छोटे छोटे। उसके बाद देखिए एक बड़ा वाला ये, और फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, और उसके बाद ये, तो 8 और 4 हो गए 12। अब देखिए 12 और ये 13 हो गया, और एक ये 14 हो गया। तो बहुत सारे आयत हैं। आप लोग करोगे कैसे, तो आपको करना क्या है, एक ट्रिक बताते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको करना है इनमें नंबरिंग। तो जैसे नंबरिंग कैसे करोगे, तो आपको लिखना है पहले 1 और इसमें 2। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से लिखना है 1 2 3 4। तो इस प्रकार से आप लोगों ने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनका योग निकालना है। इनका योग मतलब 4 +
3 प्लस 2 प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, इसके योग से। मतलब जो अपने रो हैं, मतलब जितनी भी पंक्तियाँ हैं उनके जितनी भी पंक्तियाँ हैं उनका योग, और जितने भी कॉलम हैं उनका योग। तो यहाँ पे इसका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1 इंटू 2 हो जाएगा। तो अब देखिए 4 और 3 7, और 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 यहाँ पे हो गया, इंटू इतना यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 10 इंटू 30 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब जो 30 निकल के आया है ना, वो क्या निकल के आया, यहाँ पे टोटल आयतों की संख्या निकल के आई है, ठीक है। टोटल आयत कितने हैं यहाँ पे, तो टोटल आयत हैं 30। अब आप लोग 30 यहाँ पर गिनते तो आप लोगों को जाने कितने टाइम लग जाता, तो 30 गिनने में बहुत टाइम लग जाता। आपको करना क्या है इसमें, बेसिकली रो इंटू कॉलम करना है, रो इंटू कॉलम करना है, ठीक है। लेकिन रो में आपने जैसे देखा, आपको लिखनी है नंबरिंग, ठीक है, नंबरिंग लिखनी है, उसके आपस में ऐड करके, और उसी प्रकार से रो का भी ऐड करेंगे तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका राइट आंसर भी निकल जाएगा, ठीक है। इसमें आपके स्क्वायर्स भी शामिल, मतलब आपने जो इसमें आपने आयत निकाले हैं इसमें आपके वर्ग भी शामिल हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न को। इसमें कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से वही संबंध साझा करता है जैसा कि दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंध है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने लिखा है पर्याप्त। पर्याप्त का संबंध दिया गया है संतोष से, पर्याप्त का संबंध दिया गया है संतोष से। और जो महसूस करना है इसका संबंध हमसे बोल रहे हैं कि इसका संबंध किससे हो सकता है। तो महसूस करना और यहाँ पे इसका निकालना है। सबसे पहले आप देखेंगे पर्याप्त, और पर्याप्त और संतोष में क्या संबंध है। जैसे आप लोगों को कोई चीज़ मिली और वो आप लोगों के लिए पर्याप्त है, यानी कि आप लोगों के लिए इनफ है, ठीक है। तो पर्याप्त का मतलब क्या होता है, पर्याप्त चीज़ मिलेगी तो आप लोग संतोष में आ जाओगे, मतलब आप लोग खुश हो जाओगे, मतलब आप लोगों को पर्याप्त चीज़ मिल गई है, उसके बाद आप लोगों को उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, जो समानार्थी वर्ड होते हैं, यानी कि पर्यायवाची वर्ड, तो वो हैं ये पर्यायवाची शब्द हैं ये, ठीक है। पर्याप्त और संतोष। उसी प्रकार से हमें पर्यायवाची ही निकालना पड़ेगा। तो महसूस करना का पर्यायवाची क्या हो सकता है, पहले ऑप्शन देखा छुट्टी, तो यहाँ पे छुट्टी तो ये हो नहीं सकता है। उसके बाद ऑप्शन देखा प्रतिक्रिया, तो प्रतिक्रिया भी नहीं हो सकता है। थर्ड ऑप्शन देखा कृत्य, तो कृत्य भी नहीं हो सकता। तो जो बोध करना होता है, बोध करना क्या होता है, बोध करना होता है महसूस करने जैसा ही। तो बोध करना और महसूस करना एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, बोध करना, जो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न को। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आपको इनको अंग्रेजी शब्दकोश में इनको लगाना है। यहाँ पे आपको 5 शब्द दिए गए हैं, इनको क्या करना है, अंग्रेजी जो डिक्शनरी होती है उसके क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आपको इसमें कॉमन ढूंढना पड़ता है। तो कॉमन ऐसे इसमें कैसे ढूंढ सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे CR कॉमन है, इसमें भी CR है, इसमें भी CRE और CRE और CRE, यहाँ पर CRE तक कॉमन चल रहे हैं, CRE तक, ठीक है। तो आपने देखा CRE तक सभी कॉमन है, लेकिन आपने देखा ऑप्शन यहाँ पे CRE के बाद क्या है, CRE के बाद है A। तो A ही सबसे पहले आता है, मतलब अपना जो आएगा 2 वाला वो सबसे पहले आएगा। अब इसको हटा दो, अब A चला गया। अब CRE के बाद आगे क्या है, इसमें D है, इसमें भी D है, और इसमें भी D है, और इसमें भी D है। अब इनमें से हम देखेंगे कैसे कि हमारा पहले कौन सा आ सकता है। तो देखिए D के बाद इसमें क्या है, I है, इसमें क्या है, I है, इसमें क्या है, इसमें भी I है, और इसमें क्या है, इसमें E है। तो देखिए I में से और E में से सबसे पहले क्या आएगा, तो I और E में से E वाला पहले आएगा, मतलब जो अपना 5वां है इसके बाद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको भी हटा दो। अब बचे हमारे पास केवल 3, तो इनमें से कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे D जो अपने DI तक कॉमन है, CRE DI तक कॉमन है, CRE DI तक कॉमन है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पे I के बाद इसमें B लिखा है, इसमें क्या लिखा है, T लिखा है, और इसमें भी T लिखा है। तो देखिए जो B है वो अंग्रेजी वर्ण वाला में इनसे पहले आएगा, तो यहाँ पे B वाला पहले आएगा, यानी कि 3 अपना पहले आ जाएगा। अगर आप लोगों को ऑप्शन देखना है तो आप इसको ऑप्शन से भी आप इसको हटा सकते हो, क्योंकि देखिए 2 5 के बाद यहाँ पे अपना क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इन्होंने ये इसको हटा देंगे।
उसके बाद देखिए इन्होंने 3 से स्टार्टिंग की है तो इसको हटा देंगे, और इन्होंने क्या किया है 2 5 के बाद 4 ले लिया तो इसको हटा देंगे। तो एक ऑप्शन बचा रह जाएगा, तो राइट आंसर भी आपका वही हो जाएगा। और आपको एग्जाम में इसी प्रकार से करना है, आपको ऑप्शंस को ही हटाना है। जब आप लोग इसको पूरा करने के लिए बैठ जाओ तो टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है ना। तो आगे मैं इसको बता देता हूँ, यहाँ पे 3 तक हो गया तो अब 3 को भी हटा देंगे। अब हमें निकालना है 1 और 4 में से कि 1 और 4 में से सबसे पहले कौन आएगा। तो अब देखिए टी के बाद यहाँ पे क्या है, टी तक तो कॉमन है। अब टी के बाद यहाँ पर ए है और यहाँ पर ओ है, तो ए और ओ में से सबसे पहले कौन आएगा, ए वाला आएगा पहले, यानी कि अपना 4 वाला आएगा पहले, और जो अपना ये है फर्स्ट वाला वो चला जाएगा लास्ट में। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका कोड ये बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर मैंने बता दिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न को, तो इसमें क्या कह रहे हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर जो 125 है इसका संबंध दिया गया है 343 से, और 1331 का संबंध पूछ रहे हैं कि किससे होगा। तो आपने देखा 125, तो 125 देखा, उसके बाद देखा 343, ठीक है। तो 125 क्या होता है, 125 होता है 5 का क्यूब, सभी लोगों को याद होगा। उसके बाद जो 343 होता है वो होता है अपना 7 का क्यूब। तो आपने इसमें गौर किया है, इसमें क्या कर रहे हैं, जो पहली संख्या है वो भी विषम है और दूसरी संख्या है वो भी विषम है। और पहली संख्या में क्या कर रहे हैं, पहली संख्या में 2 जोड़ दे रहे हैं, यानी कि 5 के बाद क्या हो गया है, 7 हो गया है। तो 5 के बाद 7 हो गया है और दोनों का क्यूब कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1331, तो 1331 लिखा है। अब आप सभी लोगों को पता है कि 1331 होता है 11 का क्यूब, और हमने क्या किया था, अब इसके बाद 2 जोड़ दिया था, यानी कि अब आएगा यहाँ पे कौन सा, 13 का क्यूब आने वाला है। अब यहाँ पे 13 का क्यूब आएगा, और 13 का क्यूब क्या होता है, तो 729 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 729 किसका क्यूब होता है 9 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे 1728, तो 1728 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे विषम संख्याओं का क्यूब हो रहा है, और विषम संख्याओं के क्यूब में 3 तरह के 9 और 9 3 27, यानी कि जो अपना इकाई का अंक है वो क्या आना चाहिए, इकाई का अंक आएगा 7। अब 7 इकाई के अंक में कौन सा है, यहाँ पे केवल ये दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन जो डी वाला है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 का क्यूब स्क्वायर तो आप सभी लोगों को याद होगा 169 होता है। अगर इसमें 13 का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 निम्न में होता है 117। तो अब देखिए इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 13 निम्न में 117, यानी कि 7 आना चाहिए इकाई का अंक, मतलब यूनिट डिजिट है वो आनी चाहिए 7 आपकी। अब देखिए 7 तो केवल इसी ऑप्शन में दिख रहा है, तो इस वजह से राइट आंसर यही हो जाएगा। तो आप लोग इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, इसमें कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। यहाँ पे सुचालक का संबंध दिया गया है एल्यूमिनियम से। जो सुचालक का संबंध किससे दिया गया है, एल्यूमिनियम से, और हमसे बोल रहे हैं कि विद्युत रोधी का संबंध किससे होगा। तो विद्युत रोधी के संबंध के बारे में बोला जा रहा है कि विद्युत रोधी का संबंध किससे होगा। तो सबसे पहले देखा हमने सुचालक, और सुचालक क्या होता है, जो बिजली का कंडक्टर होता है, मतलब आपने देखा होगा जिसमें से बिजली पास हो जाती है, जिसमें से बिजली पास हो जाती है उसको कहते हैं सुचालक, और जिसमें से बिजली पास नहीं हो पाती है उसको कहते हैं कुचालक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपने देखा एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम क्या होता है, जो अपनी बिजली होती है उसका सबसे अच्छा सुचालक होता है। मतलब आपने एल्यूमिनियम का यूज़ क्या होता है, मतलब एल्यूमिनियम क्या होता है, बिजली का सबसे अच्छा सुचालक होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है तांबा। आप लोगों के घरों में जो लाइट फिटिंग वगैरह होती है तो उसमें बेसिकली किस तारों का यूज़ किया जाता है, तो वो किया जाता है तांबे के तारों, यानी कि कॉपर वायर्स का, ठीक है। क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा महंगी आती है, इस वजह से किसका यूज़ किया जाता है, तो तांबे के तारों का यूज़ किया जाता है। तो एल्यूमिनियम क्या है, सबसे अच्छा सुचालक है। उसी प्रकार से जो सबसे अच्छा विद्युत रोधी है वो क्या है, जो सबसे अच्छा विद्युत रोधी है वो है अभ्रक, ठीक है। तो अभ्रक यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभ्रक। अब देखिए यहाँ पे ग्रेफाइट भी लिखा है, सिल्वर भी लिखा है, यानी कि सिल्वर क्या है, एल्यूमिनियम। उसी बाद यहाँ पे सिल्वर क्या है, यहाँ पे सुचालक है सिल्वर, और सिलिकॉन लिखा है और ग्रेफाइट लिखा है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, जो अपनी विद्युत होती है उसका सुचालक होता है या फिर कुचालक होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेफाइट क्या होता है, सुचालक होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट यहाँ पर सुचालक है। उसके बाद जो अपना सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन क्या होता है, तो सिलिकॉन होता है वो अर्धचालक होता है। क्या होता है, अर्धचालक, ठीक है।
अर्धचालक। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे जो सिल्वर है वो क्या होता है, तो सिल्वर होता है एक सुचालक। क्या होता है, सिल्वर भी एक सुचालक होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। तो कथन और निष्कर्ष एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। कथन और निष्कर्ष हो गया, आपका कोडिंग और डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनने हैं। अब इसमें बोल रहे हैं कि सभी टूल हार्डवेयर हैं, पहले कथन में बोल रहे हैं, और दूसरे कथन में बोल रहे हैं कि सभी हार्डवेयर मेटालिक हैं। तो देखिए इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें टूल बनाना पड़ेगा। तो सभी जितने भी टूल हैं वो क्या हैं, जितने भी टूल हैं वो हैं हार्डवेयर। उसके बाद जितने भी सभी हार्डवेयर क्या हैं, तो सभी हार्डवेयर क्या हैं, मेटालिक हैं। अब देखिए निष्कर्ष आपके सामने आया। तो निष्कर्ष में आपने देखा कि सभी मेटालिक टूल हैं। तो जितने भी मेटालिक हैं वो क्या टूल हैं, आप लोग खुद ही देख सकते हो। तो आपने देखा यहाँ पे कि मेटालिक है, मेटालिक का कुछ पार्ट ही अंदर अपने, मतलब इधर से अगर बीच में से लाइन डाली जाए तो कुछ पार्ट, मतलब कुछ भाग ही मेटालिक का टूल के अंदर जा रहा है। तो सभी मेटालिक टूल नहीं होंगे। तो ये चीज़ इन्होंने गलत बताई है कि सभी मेटालिक टूल हैं। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे कि सभी टूल मेटालिक हैं। तो देखिए जो टूल हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं, हार्डवेयर के अंदर आ रहे हैं। और हार्डवेयर किसके अंदर आ रहा है, हार्डवेयर आ रहा है मेटालिक के अंदर। तो मतलब जो टूल हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं, डायरेक्ट मेटालिक के अंदर आ रहे हैं। मतलब ये चीज़ इन्होंने सही बात बताई है कि सभी टूल मेटालिक हैं। तो इसमें हमें 100% सही वाला उत्तर लगाना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो जो ऑप्शन बी है यहाँ पे, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो इसका राइट आंसर बी यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। इसमें बोल रहे हैं कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा। कोई राज नाम का व्यक्ति है और महिला की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, किसी की ओर इशारा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि महिलाएं हैं तो आपसे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जो राज है महिला की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है, वह मेरी माँ के ससुर के भाई की इकलौती पुत्री है। तो सबसे पहले राज को बनाएंगे, राज को बना दिया। अब इनकी माँ बनाएंगे। ठीक है, इनकी माँ बनाएंगे तो माँ के साथ पिता भी बनाने पड़ेंगे। तो पिता, अब देखिए माँ के ससुर पिताजी के कौन लगेंगे, पिताजी के पिता लगेंगे। मतलब यहाँ पे जो अपने दादाजी हैं, राज के दादाजी माँ के ससुर लगेंगे, तो यहाँ पे ससुर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या किया है, ससुर के भाई, यानी कि जो इनके मतलब माताजी के, अपनी जो माँ है उनके ससुर के भाई, आप कोई भी मान सकते हो, यहाँ पे भाई हैं। इनकी इकलौती पुत्री कौन है, यहाँ पे इनकी इकलौती पुत्री है वो महिला। तो महिला है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा महिला जो है वो आपके पिताजी से किस प्रकार से संबंधित हो सकती है। तो आपने देखा यहाँ पे आपके पिताजी हैं। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे पिताजी के भैया हैं। मतलब जो पिताजी हैं, पिताजी के पिताजी, यहाँ पर आपने देखा पिताजी एच मान लो आप लोग पहले इसको। ठीक है, एच के पिता हैं, यानी कि यहाँ पे ससुर, अभी इनको छोड़ सकते हो आप लोग, एच की जगह इनको जी मान सकते हो। ठीक है, तो एच के पिता कौन है, जी हैं। और जी के भाई कौन है, यहाँ पे जी के भाई हैं टी। ठीक है, और टी की महिला लड़की है, टी की लड़की का नाम क्या है, महिला है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आपके और जो इन एच है और इसके बीच में क्या संबंध हो सकता है, तो चचेरे भाई बहन का संबंध हो सकता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे पिता हैं ये जो है ना अपने ससुर, यहाँ पे जी दिख रहा है, वो किसके पिता हैं, एच के पिता हैं। और एच क्या है, इसका लड़का है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या संबंध है, चचेरे भाई बहन का संबंध है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये निकालना था कि राज का इस महिला से क्या संबंध है। तो आपके पिताजी की लगभग वो क्या है, बहन ही हैं। अब यहाँ पे चचेरी क्या कह सकते थे, चचेरी बुआ तो कह नहीं सकते हैं यहाँ पे। तो जो मतलब आप यहाँ पे राज है और जो अपनी महिला है वो क्या हो जाएगी, राज की बुआ हो जाएंगी। ठीक है, बुआ हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुआ हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में आपको चचेरी बहन भी दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर के क्या लगा सकते हैं कि पिता का संबंध लगा सकते हैं। पिता का संबंध नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपसे राज का संबंध पूछा जा रहा है। तो राज क्या है, उनका भतीजा है, और वे क्या है, उनकी राज, उनकी जो अपनी महिला है वो राज की बुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। इसमें कह रहे हैं कि शिल्पा का वजन अनीता से अधिक है लेकिन रोजा जितना नहीं है। मतलब जो शिल्पा है उसका वजन अनीता से तो अधिक है लेकिन रोजा जितना नहीं है। मतलब रोजा का वजन अनीता से भी क्या है, शिल्पा से भी ज़्यादा है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो शिल्पा है, शिल्पा का वजन किससे ज़्यादा है, शिल्पा का वजन है अनीता से ज़्यादा। अनीता से ज़्यादा हो गया,
लेकिन रोजा जितना नहीं है, मतलब जो रोजा है उसका शिल्पा से भी ज़्यादा है, तो रोजा को इधर लिख लेंगे। उसके बाद अगली स्टेप में पढ़ा कि अनीता का वजन जीवा से अधिक है, मतलब जो अनीता है उसका वजन किससे अधिक है, जीवा से अधिक है, मतलब जीवा इससे कम हो गई हैं। अब देखिए अगली स्टेप पढ़ते हैं। तो अगली स्टेप में पढ़ा हमने कि कंगना, जो कंगना है उसका वजन क्या है, कंगना का वजन शिल्पा से अधिक है और लेकिन रोजा के वजन से कम है, मतलब रोजा के वजन से कम है किसका वजन, जो अपनी कंगना है उससे उसका वजन, और किससे अधिक है, शिल्पा से अधिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये चीज़ बन गई। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक वजन किसका है, तो सबसे अधिक वजन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि सबसे अधिक वजन कौन का है। तो सबसे आप लोगों ने देखा यहाँ पे आर दिख रहा है, आर का मतलब क्या था, आर का मतलब था रोजा, तो सबसे अधिक वजन वाला कौन हो जाएगा, रोजा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब आपसे पूछा जा सकता था कि सबसे कम वजन किसका है, तो सबसे कम वजन हो जाता जीवा का। अब आपसे ये पूछ लेता कि मतलब बीच में किसका वजन है, मतलब सबसे बीच में किसका वजन है, तो सबसे बीच में हो जाता यहाँ पे किसका, जो अपनी शिल्पा है उसका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जो अपना बी ऑप्शन है वो हो जाएगा रोजा। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। इसमें कह रहे हैं कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में जो राखी दिया गया है उसको इस प्रकार से कोड कर रहे हैं और सालू को इस प्रकार से कोड कर रहे हैं, तो उसी कूट भाषा में मंजू को किस प्रकार से कोड करेंगे उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिएगा सबसे पहले हमने देखा राखी, तो RAKH और I, तो R अपना 18 पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, A आता है 1 पे, K 11 पे, H 8 पे और I आता है 9 पे। ठीक है, अब 18 से क्या हुआ है, 18 से इन्होंने क्या किया है, पूरी स्टेप में 2 का मल्टीप्लाई, 18 दूनी कितना हो गया 36, 1 दूनी कितना हो गया 2, 11 दूनी हो गया 22, 8 दूनी हो गया 16, 9 दूनी हो गया 18, जो कि इन्होंने 36, 2, 22, 16, 18 लिखा है। क्या कोड करके लिखा है इन्होंने, पहले इनके नंबरिंग लिख ली है, मतलब R अपना कितने नंबर पे आता है, A अपना कितने नंबर पे आता है और K अपना कितने नंबर पे आता है, इस प्रकार से। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, उसके बाद इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यही चीज़ इन्होंने इसमें भी की है सालू में। अब हमें निकालना किसका है, मंजू का निकालना है। तो मंजू का कैसे निकलेगा, तो MANJU, MANJU, तो M अपना 13 पे आता है। ठीक है, उसके बाद U 21 पे आता है। अब देखिए 21 और N 14 पे आता है, J आता है 10 पे, A आता है 1 पे। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 13 दूनी हो जाएगा 26। अब 26 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट नहीं है, तो एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन ये, 2 ऑप्शन चले गए, 2 ऑप्शन अपने चले गए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा, 14 दूनी हो जाएगा 28 और 10 दूनी हो जाएगा 20, और उसके बाद जो बचा रह गया 21 दूनी हो गया 42। तो यहाँ पे इसका कोड क्या बनेगा, 26 2 18, 26 14 दूनी 28, 28 होगा ना, यहाँ पे 18 क्यों हो गया, तो 14 दूनी 28, यहाँ पे इस प्रकार से इसका कोड बनेगा 26 2 28 20 और 42। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है वो चला जाएगा, ऑप्शन बी बचेगा, वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। इसमें देखिएगा नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो FLKU है इसका संबंध दिया गया यहाँ पे VLMG से। अब हमसे इसका संबंध पूछ रहे हैं कि इसका संबंध किससे होगा, तो सबसे पहले तो हमें इसमें देखना पड़ेगा कि FLKU को क्या लिखा है उन्होंने। तो FLK और U, तो इन्होंने ये लिखा है VLM और G। तो इन्होंने इसमें ये लॉजिक लगाया, सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, रिवर्स किया है इसको, सबसे पहले इन्होंने इसको रिवर्स किया है। तो रिवर्स कैसे करेंगे, सबसे पहले U से स्टार्ट कर दो, UK और उसके बाद L, फिर उसके बाद क्या F। ठीक है, इसको रिवर्स कर दिया है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसमें +1 कर दिया है, +1 इसमें +1 और इसमें भी +1 और इसमें भी +1। ठीक है, तो अब आप लोग देख सकते हो कि U के बाद क्या आता है, V आता है, K के बाद क्या आता है, K के बाद आता है L, और L के बाद क्या आता है, M आता है, और F के बाद क्या आता है, G आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ कर दी है। अब वही चीज़ हमें यहाँ पर भी करनी है, तो वही चीज़ करेंगे, तो D P J M और R। अब जब इसको रिवर्स किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स पहले R आ जाएगा, फिर M आ जाएगा, फिर J आएगा, फिर P आएगा,
फिर क्या आएगा, डी आएगा लास्ट में। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आर के बाद इसमें +1 करेंगे, इसमें भी +1 करेंगे, तो लगभग सभी में +1 करना है। तो आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा। तो एस से 2 ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, 2 ऑप्शन नहीं हो रहे, तो 2 ऑप्शन अपने चले गए। उसके बाद एम और एम में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एम के बाद आएगा एन। तो यहाँ पे एन केवल यहाँ पर है, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन चले जाएंगे। और राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि उस वस्तु का चयन कीजिए जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। तो निम्न समूह से संबंधित नहीं है, सबसे पहला आपके सामने जिंक, फिर उसके बाद लिखा है नियोन, फिर उसके बाद लिखा है हीलियम, फिर लास्ट में लिखा है जिनोन। तो इसमें ये बताना है आपको कि जो है ना सबसे समूह से संबंधित नहीं है, मतलब सबसे अलग कौन सी है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि जिंक, जिंक क्या होती है, आप सभी लोग जानते हो कि जिंक एक धातु है। क्या होती है, जिंक एक धातु होती है। लेकिन आपने देखा कि हीलियम क्या होती है, हीलियम होती है एक गैस। क्या होती है, हीलियम गैस होती है। उसी प्रकार से नियोन भी क्या होती है, नियोन भी गैस होती है। और जो अपनी जिनोन है वो भी एक गैस होती है। और ये किस प्रकार की गैसें होती हैं, तो ये होती हैं अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हीलियम और जो अपनी नियोन है और जिनोन है, तो ये होती हैं अक्रिय गैसें। और जो अपनी जिंक है वो क्या होती है, धातु होती है। तो 3 अपने पास गैसें हैं और 1 अपने पास धातु है। तो सबसे अलग हमसे पूछ रहे थे कि समूह में संबंधित कौन नहीं है, तो समूह से संबंधित नहीं है यहाँ पे जिंक। तो इसका राइट आंसर जिंक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपसे कह रहे हैं कि सही निहित आकृति का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको सही निहित आकृति बतानी, मतलब आपको ये इस प्रकार से एक आकृति दिख रही है और आपको ये बताना है कि ये किस ऑप्शन में मिल सकती है। तो आप जैसे ऑप्शन देखोगे तो आज आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको देखते ही लग रहेगा कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है हमारा। तो आप में जैसे इसने आपने इसको देखा तो आपने देखा कि इसमें हमारा ऑप्शन हो सकता है डी। कैसे हो सकता है, आपको इसमें आकृति दिखाते हैं। तो आपने जैसे इसमें देखा इस प्रकार से, आपने इस प्रकार से आकृति बनाई, फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, तो इसमें आकृति आपको सीधी सीधी नज़र आ रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सारे ऑप्शंस आप लोग चेक कर सकते हो, इसमें कहीं पर भी आपको इस प्रकार की आकृति नहीं मिलेगी। तो एक जो और ये तीनों ऑप्शन चले गए, ऑप्शन डी बचा रह गया। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। आपको इसमें बताना है ऐसे अक्षरों के संयोजन का चयन कीजिए जब उन्हें रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखा जाए तो एक पुनरावृत्ति प्रतिरूप बन जाए। तो आपको ये बताना है, देखो पुनरावृत्ति प्रतिरूप यहाँ पे इन्होंने रिपीट कर दिया, मतलब आपको इसमें ये चीज़ देखनी है कि रिपीट क्या हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे आपको इसमें देखना है कि ब्लैंक वाली सीरीज चल रही है, तो आपको सबसे पहले इनको टोटल काउंट करना है कि हमारे पास टोटल कितने हैं, और आपको ब्लैंक सहित काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इस प्रकार से हमारे पास निकल के आए यहाँ पर 18। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपको इनको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, मतलब 6 के पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 6 के पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएगा सी से। अब देखिए यहाँ पे सी 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे फिर से ख़त्म हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है। तो सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पे डबल बी है, तो डी जो अपना बी है उसके बाद एक और बी यहाँ पे लग जाएगा। अब बी के बाद एक और बी यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो डबल बी हो गया इस प्रकार से। उसके बाद आपने देखा कि बी के पहले यहाँ पे क्या है, तो बी के पहले आपने देखा यहाँ पे है ए, तो पहले ऑप्शन में भर देंगे ए। पहले ऑप्शन में हमने भर दिया ए। अब देखिए यहाँ पे सी ए डबल बी फिर से ए, तो सी ए डबल बी ए, यहाँ पे ये पूरी सीरीज बन चुकी है, क्योंकि देखिए सी ए डबल बी फिर ए और सी। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि पूरी सीरीज बन चुकी है। तो पूरी सीरीज बन चुकी है, क्या रिपीट करना है, सी ए डबल बी और ए सी। अब देखिए सी ए डबल बी ए सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ए डबल बी ए सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। तो सी ए डबल बी ए सी। अब देखिएगा ऑप्शन की हमने कौन सा भरा। तो सबसे पहला जो ब्लैंक था उसमें भरा हमने ए, उसके बाद जो दूसरा ब्लैंक था उसमें भरा हमने सी। अब थर्ड जो ब्लैंक था
उसमें हमने क्या भरा, आपके सामने ही भरा है मैंने यहाँ पे बी। उसके बाद जो फोर्थ ब्लैंक था, फोर्थ ब्लैंक में क्या भरा है, सी भरा है, और जो अपना लास्ट ब्लैंक था उसमें भरा है बी। अब देख सकते हो ऑप्शन, पहले तो आपको ये देखना है कि शुरू में ए और सी किस में है, तो एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन ये, तीनों ऑप्शन चले गए, केवल एक ऑप्शन बचा रहेगा यहाँ पे ऑप्शन ए सी बी। तो ए सी बी ऑप्शन ए है यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। इसमें आपसे कह रहे हैं कि एक वर्गाकार पार्क की भुजा 12 मीटर है, तो आपको एक स्क्वायर टाइप का पार्क दिया गया है, इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है, 12 मीटर है, और यदि पार्क के चारों ओर 24 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार बगीचा बनाया जाता है। मतलब अभी यहाँ पे क्या है, ये एक पार्क है, अब इसके चारों ओर 24 मीटर भुजा वाला, मतलब यहाँ पर जो अब अगला जो स्क्वायर बनेगा वो भी क्या है, वर्गाकार है, और इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, 24 मीटर है। तो अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि तो बगीचे के साथ पार्क का कुल क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए अब जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, अब इसी भुजा की लंबाई के साथ निकलेगा, क्योंकि देखिए इसके अंदर का जितना भी एरिया होगा वो इसी में काउंट हो जाएगा, भले ही चाहे वो बगीचे वाला हो या फिर पार्क वाला हो। ठीक है, तो इसके अंदर जितना भी हिस्सा आएगा वो इसी में काउंट हो जाएगा। तो अब आप लोग इसका निकाल सकते हो कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसकी सभी भुजाएँ कितनी हैं, 24 हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल आप सभी लोगों को पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 24 × 24, यानी कि 24 का स्क्वायर निकालना है। तो 24 × 24 करेंगे तो 24 × 24 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 576। तो 576 वर्ग मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। तो 576 वर्ग मीटर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो अपना बी है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्प में से सही दर्पण आकृति का चयन कीजिए। आपके सामने यहाँ पे एक जो है ना, मतलब एक आपको स्विच नाम का वर्ड दिया गया है, और आपको इसकी मिरर इमेज निकालनी है कि मिरर इमेज क्या होगी। तो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को आप सभी लोग जानते हैं कि जो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट होता है उसमें जो लेफ़्ट की चीज़ होती है वो चली जाती है राइट में, और राइट की चीज़ होती है वो चली जाती है लेफ़्ट में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने देखा एच, तो एच से स्टार्टिंग होगी क्योंकि वो राइट में था, अब वो आ जाएगा लेफ्ट में। तो एच को चाहे जैसा भी कर सकते हो आप लोग, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब देखिए सी का मुंह किस तरफ खुल रहा है, राइट साइड खुल रहा है, तो अब वो किस तरफ खुलेगा, वो खुलेगा लेफ्ट साइड। तो इस तरीके से यहाँ से एक ऑप्शन चला गया। अब देखिए जो टी है वो टी सेम का सेम रहेगा, क्योंकि ऊपर की चीज़ नीचे नहीं जाएगी, ना ही नीचे की चीज़ ऊपर आएगी, तो इसमें टी सेम का सेम रहेगा, तो ये चीज़ भी चली गई। अब उसके बाद देखिएगा आई, तो आई यहाँ पर भी ऐसा ही जैसा का तैसा लिख देंगे। उसका जो डब्लू है, डब्लू भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ना तो ऊपर चेंज होगा ना नीचे चेंज होगा। तो देखिए इसमें डब्लू को इन्होंने क्या कर दिया है, इसमें डब्लू को इन्होंने ये उल्टा बना दिया, तो ये चीज़ चली जाएगी, तो गलत हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट में बचा एस, एस अपना इधर के साइड देख रहा है, तो अपना अब अंदर के साइड देखेगा। तो इस प्रकार से जो ए ऑप्शन बचा, राइट आंसर भी यही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। इसमें आपको ये बताना है कि अगली आकृति कौन सी आएगी। सही विकल्प का चयन कीजिए और जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान वाली आकृति बताइए। तो देखिए जैसे आपने देखा यहाँ पे तीर है, पहले ये 90 डिग्री अपने एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर से ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, और ये अब फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा कितना, 90 डिग्री। मतलब अपना जो तीर है वो इस दिशा में जाना चाहिए। अब तीर इस दिशा में केवल इसी ऑप्शन में नहीं है, तो इस ऑप्शन को पहले तो हटा दे। तो ऑप्शन डी तो अपना हटा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इसकी स्थिति देखनी है। इसकी स्थिति क्या की है इन्होंने, इसकी स्थिति में इन्होंने फिर से इसको क्या किया है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और ये आ गया है नीचे, और फिर से अगली स्टेप में क्या किया है, इसको फिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है और ये आ गया है इधर। और अब देखिए अब जब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा तो इसकी जो आकृति बनेगी कुछ इस प्रकार से, ऊपर की साइड क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा ब्लैंक। तो ऊपर के साइड डार्क, देखिए अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन में इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसमें राइट साइड डार्क किया, तो ये चीज़ गलत है। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे तो ऑप्शन अपने 2 ऑप्शन चले गए। अब आपको क्या करना है, अब जो अपने पास हार्ट की आकृति है उसको चेक करना है। तो पहले में क्या किया इन्होंने, फिर से इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर आ गया। एंटी क्लॉकवाइज अब घुमाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब एंटी क्लॉकवाइज जब इसको घुमाया जाएगा हार्ट को, तो हार्ट अपना ऐसे घूमेगा, मतलब अपना जो अपना हार्ट है वो क्या हो जाएगा, अपना जो डार्क शेडेड पोर्शन है वो कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा।
डार्क साइडेड पोर्शन कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा और अपना हार्ट आ जाएगा इस जगह पे। तो हार्ट आ जाएगा ऊपर के साइड और डार्क साइडेड पोर्शन कहाँ आएगा, नीचे। इसमें कहाँ है, ऊपर है, तो ये चीज़ गलत है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन बचा है केवल सी, तो इसका राइट आंसर भी केवल सी ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद है कि सभी लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस बक्से का चयन कीजिए जिसे निम्नांकित शीट की रेखाओं पर मोड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है। आपके सामने यहाँ पर एक शीट दी गई है। तो आप लोगों ने जब डाइस चैप्टर पढ़ा होगा रीजनिंग में, तो उसमें एक होता है ओपन डाइस। यहाँ पे आपको ओपन डाइस ही दिया गया है। तो आपको इसमें बेसिकली क्या पता होना चाहिए, अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अल्टरनेट कैसे, जैसे इसमें 2 के बाद अल्टरनेट क्या है, 2 के बाद है अल्टरनेट 5। तो एक दूसरे के अपोजिट क्या हो जाएंगे, 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट। उसके बाद 3 का अपोजिट हो जाएगा 6, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। अब जो बचे रहेगा, एक बचा रह गया और 4 बचा रह गया जो एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अब आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है। क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, कोई भी पासा होगा, मतलब कोई भी डाइस होगा, जब उसके आपके सामने आकृतियां दिखेंगी पासे की, तो उसमें क्या होगा, जो 2 विपरीत साइड है, मतलब जो अब 2 अपोजिट साइड हैं, वो कभी भी एक साथ नहीं दिखने चाहिए। मतलब 3 और 6 कभी एक साथ नहीं दिखने चाहिए। तो क्योंकि 3 और 6, जैसे आपने देखा यहाँ पे 3 है, तो अब देखिए जो इसका अपोजिट है, तो अगली जो 6 है वो कहाँ पे आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। इन्होंने कहाँ पर लिखा है, तो आप लोग देख सकते हो, इन्होंने लिखा है यहाँ पर। तो देखिए दोनों को साथ में लिख दिया, तो ये चीज़ हो गई गलत। उसके बाद आपने देखा 1 और 4, तो 1 और 4 भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, जबकि मैंने क्या कहा है, अपोजिट वाले कभी साथ नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए इन्होंने यहाँ पे फिर से 3 और 6 को साथ में लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 6, यानी कि जो ऑप्शन डी है, केवल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मतलब केवल डी इसका चित्र बनाया जा सकता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आज का लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न में कह रहे हैं कि वर्गों के उस समूह का चयन करें जिनके बीच के संबंध को निम्नांकित वेन आरेख द्वारा सबसे अधिक उचित तरीके से दर्शाया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक वेन आरेख दिया गया है। इसमें आपको ये बताना है कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि इनमें से किसका हमारा सबसे बढ़िया, सबसे बेहतर वेन आरेख बन सकता है। तो पहले आपने देखा कि भारत और एशिया और बांग्लादेश। तो जैसे आपने देखा कि बड़ा वाला क्या हो जाएगा, एशिया हो जाएगा, और एशिया के अंदर भारत भी आता है और बांग्लादेश भी आता है। मतलब ये तो इसका वेन डायग्राम कैसा बनता, इस प्रकार से बनता, ठीक है। उसके बाद देखा मक्का, चावल और गाजर, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता। अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं और पूर्णांक और परिमेय संख्याएं, तो इसका भी कुछ अलग तरीके से बनता। लेकिन आप जब देखोगे मानव, पुरुष और राजनेता, तो मानव के अंदर क्या आ जाएंगे, पुरुष आ जाएंगे और राजनेता भी आ जाएंगे। तो मतलब कुछ पुरुष क्या हो जाते हैं, मतलब कुछ पुरुष क्या हो जाते हैं, पॉलिटिक्स में शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या बनेगा, ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा। मतलब जो वेन डायग्राम दिया गया था आपके सामने, उसका करेक्ट तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है, ऑप्शन डी का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो इस प्रकार से आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोगों को वही काम करना है। एक बार आप लोग ये बता दीजिए कमेंट में कि आज आप लोगों ने 25 नंबर की जो प्रैक्टिस सेट था, 25 नंबर का आपका पेपर था, उसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है। उसके बाद आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। सरकारी एग्जाम फाइटर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। उसके बाद आप लोग जो सभी लोग कहते हैं एक बार लाइक कर दें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलें ही ना, क्योंकि देखिए आप लोगों के अभी एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। तो आप लोगों के लिए डेली जो है ना क्लासेस आ रही हैं, तो आप लोग उसको कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।